Hello everyone, welcome to Sri Ram's IAS YouTube channel. This is your mentor Arzu Kakkar and I hope you all are doing well, things are fine at your place. With this, I think let's begin with today's lecture जहाँ पर कोई भी टाइम अपना वेस्ट करते हुए सीधा चलते हैं आज के आर्टिकल्स पे जो हमें डिस्कस करने हैं। फटाफट से आपको एक ब्रीफ दे देती हूँ, एक ग्लिम्प्स, एक आइडिया, जैसे मर्जी इसको बोल लीजिए, ताकि यू हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि आप जो अपना टाइम आज यहाँ लगाओगे उसमें क्या क्या कवर करोगे। रत्तापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पड़ती है, क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि इसको ऑफिशियल अप्रूवल मिल गया है फॉर द 8th टाइगर रिजर्व ऑफ मध्य प्रदेश। टाइगर रिजर्व इट वाज 2008 में इट वाज डिक्लेयर्ड, बट अभी इट हैज़ गॉट द अप्रूवल नाउ एंड इट विल बी द 8th टाइगर रिजर्व ऑफ एमपी। हम डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। हमारे लिए इसकी इन एंड आउट डिस्कशन इंपॉर्टेंट है, कहाँ? ज्योग्राफी पर्सपेक्टिव से। एडम्स ब्रिज भी एक मैप बेस्ड आर्टिकल है, सो वी लुक इट इनटू द मैप। कॉन्टेक्स्ट क्या है जब आएगा तब बता दूंगी। कीर्ति प्रोग्राम कैसा प्रोग्राम है? जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन से लिंक कर सकते हो। इसके फीचर्स क्या हैं, विल डिस्कस दैट। भू संकेत वेब पोर्टल, व्हाई इट इज इन न्यूज एंड यू कैन लिंक इट विद योर पेपर 3 एज वेल, पेपर 2 एंड प्रीलिम्स। ठीक है। लास्टली विल डिस्कस एन एडिटोरियल दैट इज रिलेटेड टू urban governance, so that you can also link with your paper 2 and basically the governance part। तो पेपर 2 से आप इसको लिंक कर सकते हो, जिसमें आप गवर्नमेंट बॉडीज बेसिकली इम्पॉर्टेंट जब हम बात करते हैं गवर्नेंस की, तो उससे आप लिंक कर सकते हो। अगर मैं इसमें आपके साथ ये डिस्कस करूँ कि सरकार की क्या पॉलिसीज़ रही हैं रिगार्डिंग दी अर्बन गवर्नेंस, तो दैट वे जीएस पेपर 2 के गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड इंटरवेंशन से भी लिंक कर सकते हो। जब हम ई गवर्नेंस की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं इशूज़ दैट आर रिलेटेड टू डेवलपमेंट, जीएस पेपर 2, राइट, तो उन सब से आप इसको लिंक कर सकते हो। वो कनेक्टिविटी जब आप अपने सिलेबस को पढ़ोगे ना, और एक दिन नहीं, डेली पढ़ना है, डेली 5 मिनट, हार्डली 5 मिनट्स लगते हैं अपने सिलेबस को पढ़ने में, तो 5 मिनट रोज़ दोगे, सिलेबस याद हो जाएगा और कनेक्टिविटी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। सो इसीलिए सिलेबस ज़रूर रोज़ पढ़ें, उसको एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ऐसा होना चाहिए कि वो याद हो गया आपको। ठीक है, शुरू करें। सेशन अच्छा लगता है तो क्या करना है, जल्दी से अपनी अटेंडेंस मार्क करनी है बाय लाइकिंग दिस लेक्चर। थैंक यू फॉर गिविंग सच वंडरफुल फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन एंड जो अपना चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से जाकर चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। जब भी कोई भी सेशन पब्लिश होगा ना, तो आपके पास उसी टाइम नोटिफिकेशन आ जाती है फिर। ठीक है, तो ये सब चीज़ें कर देना। चलिए शुरू करते हैं विद द फर्स्ट आर्टिकल। सॉरी इफ आई एम साउंडिंग बिट लो टुडे, थोड़ा सा अगर आपको आवाज़ कम लग रही हो तो थोड़ी वॉल्यूम अपने सिस्टम की, या अगर आप लैपटॉप में देख रहे हो, फ़ोन में देख रहे हो, जिसमें भी सेशन देख रहे हो, तो वहाँ थोड़ी सी प्लीज़ बढ़ा लें। मुझे थोड़ा सा यहाँ मतलब आई विल नॉट बी एबल टू स्पीक मच लाउडर टुडे, बट मैं इतना तो मतलब मुझे लग रहा है कि ऑडिबल है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। Madhya Pradesh State Wildlife Board has accorded approval. This approval, finally, this Wildlife Board has given to declare this wildlife sanctuary on the outskirts of Bhopal as the 8th Tiger Reserve of MP. So it has finally been given the approval by the Wildlife Board itself. So यहाँ पड़ती है आपकी रत्तापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एमपी की जब बात कर रहे हैं तो अगल बगल थोड़ा सा आपको देखना है। महाराष्ट्र के साथ बॉर्डर लग रहा है, तो नीचे देख लो क्या पड़ रहा है, मेलघाट, इधर देखो पेंच, राइट, एंड बांधवगढ़ एक साइड पड़ता है, ये दूसरी साइड है। इफ इट इज इन द ईस्ट, दिस इज इन द वेस्ट, राइट। पन्ना उसके नीचे है ये, और अगर आपको सेम लाइन पे भी देखना हो तो बांधवगढ़ ऊपर पड़ता है थोड़ा सा और रत्तापानी नीचे पड़ता है। ठीक है, थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। इट्स की आपको प्रीलिम्स में काम आएगा। अब आपके लिए होमवर्क यही है, मध्य प्रदेश घूमना है थोड़ा सा, और अगल बगल जो भी इसके टाइगर रिजर्व या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लग रही हैं, तो वो मैप में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ लोकेट कर लेना। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रायसेन एंड सीहोर डिस्ट्रिक्ट जो है मध्य प्रदेश की, वहाँ पड़ती है। इट स्ट्रेचेस अक्रॉस 823 स्क्वायर किलोमीटर।
दिस रोकी फॉरेस्ट विद एक्वेटिक एनवायरनमेंट जो है इट इज स्प्रेड ऑन विंध्या हिल्स। तो कौन सी हिल्स पड़ती हैं यहाँ पर? विंध्या हिल्स जो है वो पड़ती हैं, एंड इट रन पैरेलल टू नर्मदा रिवर। और अगर मैं इसका वेस्टर्न एज देखूं तो कोलार रिवर, एक तरफ नॉर्दर्न साइड पे नर्मदा रिवर है, एंड इस सेंचुरी की वेस्टर्न बाउंड्री जो है वो कोलार नदी बनाती है। 1976 में इसको पहली बार नोटिफाई करा गया एज अ सेंचुरी, और देन इट एक्सटेंडेड इन 1983। ठीक है, इट वॉज एक्सपेंडेड। इन 2008 इट वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज अ टाइगर रिजर्व। नाउ ये जो सेंचुरी है इसकी एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इट हैज भिम्बेटका साइट विद एंशियंट रॉक शेल्टर्स एंड पेंटिंग्स। आपने अपनी एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ा होगा, ग्रुप ऑफ शेल्टर्स एंड रॉक पेंटिंग्स विच इज वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट दैट वाज डिक्लेयर्ड बाय यूनेस्को। तो वो इस सेंचुरी में पड़ती है। लैंडस्केप यहाँ पर आपको हिल्स, वैलीज, प्लेटूज, प्लेन्स, ये लैंडस्केप आपको दिख जाएगा। सेंचुरी में फॉरेस्ट जो है वो ड्राई डेसिडियस या मॉइस्ट डेसिडियस टाइप है। तो थोड़ा सा वेजिटेशन की ओर चलते हैं अब। 55% ऑफ द फॉरेस्ट जो है वो कवर्ड है बाय टीक, जो स्ट्रॉन्ग ड्यूरेबल वुड्स के लिए बहुत फेमस है। बाकी आपको यहाँ पर मिक्स ऑफ ड्राई डेसिडियस स्पीशीज जो है वो देखने को मिलेंगी। नाउ कमिंग टू एनिमल्स, तो टाइगर्स, चिंकारा, पैंथर, जैकल, वाइल्ड डॉग, जंगल कैट एंड बार्किंग डियर, स्पॉटेड डियर, ये सारी स्पीशीज यहाँ पर देखने को मिलेंगी। चिंकारा जो एक एंडेंजर्ड स्पीशीज है वो भी सेंचुरी में मिलती है, पाए जाते हैं। अब बात करते हैं हमारे थोड़ा सा ज्योग्राफी पर्सपेक्टिव से। इसरो के साइंटिस्ट ने दे हैव सक्सेसफुली मैप्ड द सबमर्ज्ड स्ट्रक्चर ऑफ एडम्स ब्रिज, जिसको राम सेतु भी बोलते हैं। तो scientists from ISRO, they have created you can say a detailed map, a map of underwater, submerged है ना, underwater structure of the Adams Bridge. So they have successfully mapped that. अब मैं आपको मैप में दिखाने से पहले ना आपको इसके जनरल कॉन्टेक्स्ट बता देती हूँ, मतलब इसका लोकेशन एंड कितना, कैसी लेंथ है, कहाँ पड़ती है, जियोग्राफिकल सिग्निफिकेंस, हिस्ट्री पर्सपेक्टिव, वो सब कुछ फिर हम मैप में देखेंगे। एडम्स ब्रिज को राम सेतु ब्रिज भी बोला जाता है। ये ब्रिज, अगर ब्रिज है तो दो चीज़ों को कनेक्ट करेगा, दो आइलैंड्स को कनेक्ट कर रहा है। एक तरफ है रामेश्वरम आइलैंड और दूसरी तरफ है मन्नार आइलैंड, अपना इंडिया का और वो श्रीलंका। ठीक है, इट सेपरेट्स टू वाटर बॉडीज, गल्फ ऑफ मन्नार फ्रॉम द पार्क स्ट्रेट ऑल्सो, राइट। ये इसका लोकेशन है एग्जैक्टली। ये ब्रिज कुछ 48 किलोमीटर लॉन्ग चेन है। किसकी है? इट इज मेड अप ऑफ नेचुरल लाइमस्टोन शोलर्स, राइट। अब क्या है, इस ब्रिज के कुछ पार्ट दे आर अबव वाटर, और जो इसके आसपास का सी है दैट अराउंड इट इज वेरी शैलो, यू कैन से 1 to 10 meters डीप इन प्लेस, जिसकी वजह से शैलो वाटर होने की वजह से इट मेक्स इट हार्ड फॉर नेविगेशन। लार्ज शिप्स जो है नेविगेट यहाँ पर, मतलब यू कैन से इट बिकम्स हार्ड फॉर देम टू नेविगेट थ्रू दिस एरिया। साइंटिस्ट ये बिलीव करते हैं कि ये जो ब्रिज है इट वॉज वंस अ पार्ट ऑफ अ लैंड कनेक्शन बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। जियोलॉजिकल एविडेंस ये सजेस्ट करता है कि ये ब्रिज एक फॉर्मर लैंड कनेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। हिंदू रामायणा के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दैट एंशिएंट इंडियन एपिक, राम सेतु ब्रिज जो है वो लॉर्ड राम ने बिल्ड किया बाय एंड हिज आर्मी ऑफ वानर्स। ये ब्रिज किस लिए कंस्ट्रक्ट किया गया था? लंका पहुंचने के लिए, गॉडेस सीता को रेस्क्यू करने के लिए, जिन्हें रावण ने कैप्चर किया था। रामायणा के अंदर इस ब्रिज को सेतु बंधन ब्रिज भी बोला जाता है। देखो, कुछ इस्लामिक लेजेंड है वो ये बोलते हैं एडम यूज्ड दिस ब्रिज टू रीच एडम्स पीक इन श्रीलंका। तो उनकी अलग सेइंग है कि एडम यूज्ड दिस ब्रिज टू ट्रैवल एडम्स पीक। तो अकॉर्डिंग टू सम इस्लामिक ट्रेडिशंस वो उनकी स्टोरी भी है इन इस्लामिक लेजेंड, राइट। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स की अगर मैं बात करूं फ्रॉम द रामेश्वरम टेम्पल, तो वो ये कहते हैं कि राम सेतु जो है वो 1480 के आसपास
इट वॉज कम्प्लीटली अबव द सी लेवल, लेकिन 1480 के बाद क्योंकि नेचुरल इवेंट्स और कैलामिटीज की वजह से इट बिकेम सबमर्ज्ड इन दी शैलो सी। ठीक है, तो ये रहा आपका वो मैप, एक तरफ रामेश्वरम और एक तरफ मन्नार आइलैंड को कनेक्ट करने वाला ये एडम्स ब्रिज। ठीक है जी, चलिए कीर्ति प्रोग्राम के बारे में पढ़ते हैं। गवर्नमेंट्स एम्बिशियस खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम, कीर्ति की फुल फॉर्म क्या रही? खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम इज set to get a fresh boost under the leadership of Union Minister for Youth Affairs. Now what is this program? नर्चर करना यंग स्पोर्ट्स टैलेंट को, डिस्कवर करना, सपोर्ट देना, राइट? सो खेलो इंडिया, आई वुड से कीर्ति प्रोग्राम ओनली, ये 9 से 18 साल के जो बच्चे हैं ना उनको टारगेट कर रहा है। इसके 2 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहले तो कंट्री के नुक एंड कॉर्नर, हर जगह पे यू डिस्कवर एंड आइडेंटिफाई द यंग स्पोर्ट्स टैलेंट टू हंट टैलेंट, और फिर स्पोर्ट्स का यूज करना टू रिड्यूस प्रॉब्लम्स लाइक ड्रग एडिक्शन, डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम द गैजेट्स। तो वहां पर इट यूजेस स्पोर्ट्स एज अ टूल टू कर्ब दैट एडिक्शन एज वेल। नाउ हाउ दिस प्रोग्राम वर्क्स? अक्रॉस इंडिया 50 सेंटर्स लॉन्च किए गए हैं। 50,000 एप्लीकेंट्स आर बीइंग असेस्ड इन द फर्स्ट फेज अक्रॉस 10 स्पोर्ट्स, एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, रेसलिंग, हॉकी, फुटबॉल, रेसलिंग, ये सब कुछ। Through these notified talent assessment centers, 20 लाख assessments across the country conduct करी जाएंगी, टैलेंट जो भी यंग टैलेंट है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए 2024-25 के अंदर। ठीक है, so the program aims to assess 20 lakh children across India, and this assessment will be done through these special talent assessment centers. तो क्लियर मेथड्स होंगे, फेयर मेथड्स होंगे फॉर सिलेक्टिंग द एथलीट्स। मतलब यू कैन से एथलीट सेंट्रिक प्रोग्राम जो है दैट इज कॉन्स्पिशियस बाय इट्स ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन मेथोडोलॉजी। डेटा एनालिटिक्स बेस्ड ऑन AI आर बीइंग यूज्ड टू प्रिडिक्ट द स्पॉटिंग एक्यूमेन ऑफ एन एस्पायरिंग एथलीट। मतलब AI एंड डेटा एनालिटिक्स इसको यूज किया जा रहा है, दे आर यूज टू प्रिडिक्ट कि अच्छा ये बच्चा है दैट हैव दैट पोटेंशियल टू बिकम सक्सेसफुल एथलीट। बेसिकली बात ये है कि टेक्नोलॉजी, बेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी का यहाँ पर यूज किया जा रहा है टू प्रिडिक्ट द स्पोर्टिंग एक्यूमेन ऑफ दैट एथलीट। तो ऑब्वियसली शहर के, देश भर के वो होता है ना कॉर्नर से, हर एक जगह से यू विल बी अप्रोचिंग, सो दिस प्रोग्राम हैज अ लोकल एरिया बेस्ड अप्रोच। तो इसके मकसद क्या है कि एथलीट्स को मदद करना टू अचीव हाई लेवल ऑफ स्किल्स एंड टू एनकरेज मोर पीपल टू गेट इन्वॉल्व्ड इन स्पोर्ट्स। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। भू संकेत वेब पोर्टल एंड भू संकलन मोबाइल ऐप, तो ये लॉन्च किया गया है। अब न्यूज़ ये है कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोल एंड माइंस इनोग्रेटेड नेशनल लैंडस्लाइड फॉरकास्टिंग सेंटर एट जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता, और साथ ही साथ ये वेब पोर्टल और ये मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया। तो 3 चीज़ें हो गई यहाँ पर जो लॉन्च करी हैं। हम बात करेंगे सेंटर की और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, एंड दिस पोर्टल एज वेल। भू संकेत वेब पोर्टल, देखो ये जो नेशनल लैंडस्लाइड फॉरकास्टिंग सेंटर है, इट इज बेस्ड एट जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसका पर्पस क्या है? टू प्रिडिक्ट एंड मॉनिटर लैंडस्लाइड्स। भू संकेत वेब पोर्टल जो है ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म असेस करेगा द इंफॉर्मेशन दैट इज रिलेटेड टू लैंडस्लाइड्स एंड देयर फोरकास्ट, and this mobile application that is designed, it will provide landslide related information and updates also. Now let's go into detail. भू संकेत वेब पोर्टल
ये पोर्टल का पर्पस क्या है? इट विल शेयर विद यू द इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट लैंडस्लाइड रिस्क एंड हैजार्ड्स। तो फंक्शन यही है कि इट विल हेल्प यू प्रिडिक्ट लैंडस्लाइड्स इन शॉर्ट टर्म एंड इन मीडियम टर्म। तो आपके पास यू प्रोवाइड्स यू विद द डेटा एंड अपडेट्स ऑन द लैंडस्लाइड रिस्क। So it will facilitate dissemination of relevant data and information on landslide hazards. Right? Integrating with this web portal, user-friendly mobile app regarding this is also there. क्या करेगा ये ऐप? It will enable quick dissemination of daily landslide forecast. Daily forecast देगा about landslides. People can use this app to share the information and updates about landslides. अभी it is available on the भूसंकेत web portal. बाद में Google Play Store पे भी it will be soon available for download as well. हाँ, रही बात जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, 1851 के अंदर it was set up primarily to find coal deposits for the railways. मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर ये अटैच्ड ऑफिस है। इसका मेन फंक्शन क्या है? जियो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन। क्या मतलब होता है जियो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन का? क्रिएटिंग दिस एंड अपडेटिंग दिस, मतलब द इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्थ स्ट्रक्चर एंड इट्स रिसोर्सेस एंड मिनरल रिसोर्स असेसमेंट, finding and assessing the mineral resources. Now here the objectives are achieved through ground surveys, लैंड बेस्ड एरियाज को स्टडी करना, एक्सप्लोर करना, एयरबोर्न एंड मेराइन सर्वेस के थ्रू, मिनरल प्रोस्पेक्टिंग या सर्चिंग फॉर न्यू मिनरल डिपॉजिट्स, जियो साइंटिफिक स्टडीज, जियो टेक्निकल एंड जियो एनवायरमेंटल एंड नेचुरल हैजार्ड स्टडीज, seismotectonic study, carrying out fundamental research. So basically Geological Survey of India overall responsible है for studying and managing Earth's resources and hazards through a range of surveys and research activity, as simple as that. Across India और जो offshore areas हैं वहाँ पर GSI basically it keeps detailed record of both the surface and underground geological processes across these areas and across India. तो एक डेटा स्टोरेज आप लगाओ, इट एक्ट्स एज अ सेंट्रल प्लेस जहां पर जियोलॉजिकल डेटा एंड इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड. इट फंक्शंस एज अ रिपोजिटरी बेसिकली. ये ऑर्गेनाइजेशन जो है इट वर्क्स विद अदर ऑर्गेनाइजेशंस इन द फील्ड ऑफ जियो इन्फॉर्मेटिक्स, ताकि आपकी जो जियोलॉजिकल नॉलेज है यू इम्प्रूव इट एंड यू स्प्रेड इट फर्दर. इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है, लेकिन इसके 6 रीजनल ऑफिसेज भी हैं, लखनऊ, जयपुर, नागपुर, हैदराबाद और शिलोंग में. नाउ कमिंग टू द लास्ट आर्टिकल एंड द एडिटोरियल, बात कर रहे हैं हम गवर्नेंस की. कौन सा गवर्नेंस? अर्बन गवर्नेंस. बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी दिक्कतें होती रहती हैं, छोटी छोटी भी होती हैं, बड़ी बड़ी भी होती हैं. Urban governance. Now this particular article deals with reforming it. Why are large cities need metropolitan governance? पेन पेपर है ना, पॉइंट्स नोट करते चलो. देखो, जब मैं इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करती हूँ तो इंडिया हैज़ ग्रोन इन इट्स इकोनॉमी ओवर द पास्ट 30 years, थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है. 2036 तक हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 600 मिलियन पीपल, मतलब आप लगाओ 40% ऑफ द पॉपुलेशन वो सिटीज में रहेगी. जब मैं ये नंबर की बात कर रही हूँ, ये बोल रही हूँ कि बाय 2036 40% ऑफ द पॉपुलेशन विल लिव इन सिटीज, तो आप 2011 के कंपैरिजन में लगाओ, सो इट इज अप फ्रॉम 31%. और अर्बन एरियाज ये एंटिसिपेट किया गया है कि ये एरियाज कंट्रीब्यूट करते हैं नियरली 70% ऑफ इंडियाज जीडीपी. अब ये सब कुछ है तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम इन एरियाज को मैनेज करें, मेंटेन करें, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को, रोड्स को, वाटर सप्लाई को, सैनिटेशन सिस्टम हो, एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी हो. यू प्रमोट सच प्रैक्टिसेस लाइक रिड्यूसिंग पॉल्यूशन एंड यू एड्रेस क्लाइमेट चेंज.
लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। तो कहने की बात यह है, देयर इज अ ग्रेट इंपॉर्टेंस ऑफ गवर्नेंस है। बट करंट चैलेंजेस यही हैं कि बहुत सी ऐसी सिटीज़, चाहे आप दिल्ली ले लो, बैंगलोर, मुंबई, सो ये बड़े बड़े जो शहर हैं, दे आर फेसिंग प्रॉब्लम्स लाइक पुअर गवर्नेंस, insufficient infrastructure, inadequate services. तो रैपिड अर्बन ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन उसके कंपैरिजन में इफ आई से दिस एक्सपेंशन रिक्वायर्स इफेक्टिव गवर्नेंस ऑल्सो। अब मैं जब इतना आपको बोल रही हूँ गवर्नेंस गवर्नेंस, तो व्हाट डू यू मीन बाय दिस अर्बन गवर्नेंस? स्पेसिफिकली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अर्बन गवर्नेंस ना टुडे, अर्बन गवर्नेंस का मतलब क्या है? सिंपल टर्म में अगर मैं आपको बताऊं तो कि सिटीज को आप किस तरीके से मैनेज कर रहे हो और डेवलप कर रहे हो, ऐसी प्रैक्टिसेस, ऐसे सिस्टम्स इंक्लूड करना that are used to make decisions about city planning, providing services, running the city. तो जब मैं गुड अर्बन गवर्नेंस की बात कर रही हूं तो आई एम सेइंग कि आपकी ऐसी प्रैक्टिसेस हो कि उस एरिया में यू हेल्प इम्प्रूव द रेजिडेंट्स क्वालिटी ऑफ लाइफ, मेक सिटीज मोर रेजिलियंट, सपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हम इतनी सारी स्मार्ट सिटीज मिशन ले आए, ये मिशन, वो मिशन, अमृत स्कीम्स, XYZ, लेकिन क्या उनकी इंप्लीमेंटेशन सही है? गवर्नेंस एस्पेक्ट देखो, लोकल गवर्नमेंट्स हैं। अब गुड गवर्नेंस के लिए सिर्फ गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है, NGOs होते हैं, सिविल सोसाइटी है, कॉरपोरेशंस हैं, एंड यू ऑल्सो। आपको भी तो अपने रिसोर्सेज को सस्टेनेबली यूज करो। ओवरऑल मकसद क्या है हमारा? टू बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ विद एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, इक्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए आपको। तो जब मैं गुड अर्बन गवर्नेंस की बात कर रही हूं, व्हाट आई मीन टू से कि जो हमारी लोकल गवर्नमेंट है, रेजिडेंट्स हैं, ये जो स्टेक होल्डर्स हैं, बिजनेसेस, NGOs, these are stakeholders in the urban governance, and it involves good policies and regulations about land use, housing, transportation, environment, so essential services है, पानी है, waste collection है, transportation है, public safety है, वो effectively manage हो। मुझे comment section में बताना कि वो कौन सा constitutional amendment है जिसके चलते that deals with this urban governance। अर्बन लोकल बॉडीज एस्टैब्लिश करने की बात करी थी ना, फॉर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। कौन से अमेंडमेंट से कौन सा आर्टिकल या कौन सा पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड हुआ? दैट कौन सा शेड्यूल है दैट टॉक्स अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज? अर्बन लोकल बॉडीज में क्या आते हैं? म्यूनिसिपैलिटीज। आपके वहाँ क्या है बताना? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, म्यूनिसिपैलिटी, म्यूनिसिपल काउंसिल, दीज टाउन एरिया कमेटीज। Now, challenges क्या है in the urban governance? Let's talk about challenges in the urban governance. Challenges in urban governance. क्या क्या challenges हैं? खुद से सोचो। एक तो ये जो local governments हैं, they lack autonomy. जितनी चाहिए वो नहीं है। They don't have enough control over the city management. Many of it is managed by state governments also. There is multiplicity of agencies. Multiplicity of agencies. मैं उम्मीद कर रही हूं कि आप ये साथ साथ लिख रहे हो। स्पेशल पर्पस, मल्टीपल स्पेशल पर्पस एजेंसीज हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वाटर सप्लाई के लिए, एंड दे आर कंट्रोल्ड बाय स्टेट, नॉट बाय द लोकल गवर्नमेंट। फिर उसके बाद चैलेंजेस हैं अर्बन गवर्नेंस में कि यू हैव दिस अनप्लैन्ड अर्बनाइजेशन। रैपिड अर्बन ग्रोथ हो रही है, आपको पता है, बट यू आर नॉट कीपिंग अप विद द इंक्रीजिंग डिमांड्स फॉर सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। एनवायरमेंटल कंसर्न्स हैं,
लो पब्लिक पार्टिसिपेशन है, इतने लिटरेसी लेवल है, फिर भी पीपल डोंट एंगेज मच विद द लोकल गवर्नमेंट एक्टिविटीज, इनसफिशिएंट पब्लिक पार्टिसिपेशन है। करा क्या जा सकता है? 3F याद रख लो, ये है चैलेंजेस। सॉल्यूशन क्या है? पहला सॉल्यूशन है 3F का। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय 3F? फंक्शन, फाइनेंस एंड फंक्शनरीज। City governments should have more control by getting the functions, finances and functionaries that they need. For example, केरला के अंदर सिटी गवर्नमेंट्स, जब मैं बोल रही लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स लगा लीजिए आप, दे मैनेज अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ स्टेट्स बजट एंड दे हैव कंट्रोल ओवर द इंपॉर्टेंट टास्क्स लाइक प्लानिंग, जिसकी वजह से दे हैव इम्प्रूव्ड देयर गवर्नेंस। दूसरी बात, India needs to spend about $55 billion every year to build and manage infrastructure, to maintain infrastructure. Private investment बहुत हो सकती है यहाँ पर। म्यूनिसिपैलिटी का जो रेवेन्यू है उसको और स्ट्रेंथन किया जा सकता है। Urban local bodies need to improve their abilities, their skills to handle the projects also, so their capacity building is also important. हम बात कर सकते हैं म्यूनिसिपल बॉन्ड्स की, है ना? स्कूल बनाना है, रोड बनाना है, कम अप विद म्यूनिसिपल बॉन्ड्स। म्यूनिसिपल बॉन्ड एक तरीका का क्या है? मतलब सिटी इज टेकिंग अ लोन टू फंड द बिग प्रोजेक्ट्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिहेवियरल चेंज लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है इंदौर का वेस्ट मैनेजमेंट मॉडल, जो एक सक्सेसफुल एग्जाम्पल है ऑफ लोकल कम्युनिटी ड्रिवन अप्रोच एंड दैट कैन लीड टू पॉजिटिव चेंजेस। ठीक है जी, तो ये था आज का सेशन। उम्मीद करती हूँ चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कोई डाउट हो, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। विल मीट यू इन अदर सेशन विद अदर आर्टिकल्स। टिल देन, टेक केयर, गुड लक, गुड विशेस, हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।